अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अदनान खान और आप देख रहे हैं मुसाफिर। अब मुसाफिर आज पहुंचा है लाहौर म्यूज़ियम में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहतिशाम अज़ीज़ चौधरी है और मैं लाहौर में एज़ अ रिसर्च ऑफ़िसर काम करूँ लाहौर म्यूज़ियम में। आज जिस म्यूज़ियम में हम खड़े हैं या जिसकी बात कर रहे हैं, उस म्यूज़ियम को अगर हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहें, जहाँ तक इसके नवादरात की तादाद का ताल्लुक़ है, कलेक्शन का ताल्लुक़ है, तो ये बेजा ना होगा। बड़े म्यूज़ियम्स तो कई भी और हैं, लेकिन जो कलेक्शन वाइज़ जो बेस्ट म्यूज़ियम है, जिसमें हमें पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलता है, वो ये लाहौर म्यूज़ियम ही है। इसकी तारीख़, इसकी कलेक्शन, इसकी बिल्डिंग, इसकी लोकेशन, हर चीज़ के पीछे एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जो कि हमें बिल्डिंग की शक्ल में, गैलरीज़ की शक्ल में, नवादरात की शक्ल में नज़र आता है। वेरी फर्स्टली इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद जो था, ये शायद वो वाहिद म्यूज़ियम है या वाहिद बिल्डिंग है जो स्पेशली लाहौर अजायब घर बनाने के लिए ही बिल्डिंग बनाई गई। यानी कि जो पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है, जिसको स्पेशल अजायब घर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। एक्चुअली 1864 में ब्रिटिश दौर में एक बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन का प्रोग्राम बनाया गया और पूरे बरसग़ीर से जो मास्टर पीसेस थे, जो मास्टर क्राफ्टमैन थे, उनका काम, उनके मास्टर पीसेस को उस नुमाइश में लाकर डिस्प्ले किया गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम उस एग्ज़िबिशन ने अवाम में इतनी पज़राई हासिल की कि जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोचा कि इन नवादरात की प्रमोशन के लिए या इनको प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग या स्पेशल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो ये रीज़न थी बेसिकली इस लाहौर अजायब घर के बनने के पीछे। तो आखिरकार 1890 में ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई और 4 साल लगे इस बिल्डिंग को बनने में और 1894 में प्रिंस एल्बर्ट विक्टर ने इसका इफ्ताह कर दिया। तब से लेके अब तक शुरू में तो कुछ ही कलेक्शंस थी लाहौर म्यूज़ियम में, लेकिन अब हमारे पास लाहौर म्यूज़ियम में तकरीबन 20 से ज़्यादा कलेक्शन मौजूद हैं, जिनमें से हमारी जो कॉइन्स कलेक्शन है, जो हमारी गंधारा कलेक्शन है, जो हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स की कलेक्शन है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी वजह से ये म्यूज़ियम पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसा कि आप जैसे ही म्यूज़ियम में एंटर होते हैं तो आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म का वुड वर्क नज़र आता है इन दरवाज़ों की शक्ल में। लाहौर, चनियोट, भेरा, गुजरांवाला, सिर्फ पूरा पंजाब ही शुरू से मुग़ल दौर से ही ये एक बहुत बड़ा वुड क्राफ्टमैनशिप का सेंटर रहा है, एक ऐसा कारखाना, क्योंकि पंजाब में शुरू से लकड़ी की जो अवेलेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हमें जो पंजाब का वुड वर्क है वो हमेशा शुरू से नज़र आता है इन शहरों में। उस दौर में, ख़ास तौर पर मुग़ल दौर में, जो लाहौर के बने हुए दरवाज़े या चनियोट के बने हुए दरवाज़े या भेरा के बने हुए दरवाज़े, झरोके, बालकोनियाँ, अगर आप अभी भी लाहौर इनसाइड लाहौर चले जाएँ वॉल सिटी में, तो आपको बेशुमार हवेलियाँ, झरोके, बालकोनीज़, दरवाज़े नज़र आएंगे। तो हमने स्टार्ट में कोशिश की है कि उन दरवाज़ों को प्रिजर्व करके रखें जो शुरू से इस इलाके का खासा रहे हैं, और इन दरवाज़ों पर जो काम हुआ, जो कार्विंग हुई है, वो शुरू से पंजाब का खासा रही है। आइए हम आगे चलते हैं अगली गैलरी में और आपको इस्लामिक गैलरी दिखाते हैं। इस वक्त हम जिस गैलरी में खड़े हैं उसका नाम है इस्लामिक गैलरी। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इस गैलरी में जितने भी आपको डिस्प्ले एग्जिबिट्स नज़र आएंगी उनका ताल्लुक़ इस्लाम से है और इनका ताल्लुक़ इस्लामिक क्राफ्टमैनशिप से है। बरसग़ीर में हम इस्लाम का जो दौर है वो हम अमूमन मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ उसके बाद आप देखिए गज़नवी पीरियड है, फिर उसके बाद गौरी पीरियड है, फिर उसके बाद खिलजीज़ आते हैं, तुगलक आते हैं, लोदीज़ आते हैं, उसके बाद फिर मुग़ल पीरियड आ जाता है। और अब तक जितना भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट डेवलप हुआ है पिछले 1000 साल में, चाहे वो मेटलवेयर की शक्ल में है, चाहे वो लकड़ी के काम की शक्ल में है, चाहे वो ज्वेलरी की शक्ल में है, या चाहे वो रग्स, टेक्सटाइल और कारपेट्स की शक्ल में है, वो हमने डिफरेंट शोकेसेस में अपने अपने थीम के साथ इस गैलरी में प्रिजर्व किया हुआ है। साथ साथ आप इस गैलरी में
बड़ा यूनिक काम देखेंगे सादकैन का, कि सादकैन जो बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, बहुत बड़े पेंटर थे, उन्होंने जो इसी गैलरी की फ़र्शों के ऊपर बैठ के ये कैलीग्राफीज़ तैयार की हैं और फर्दर इसी गैलरी को उन्होंने अपनी ये मास्टरपीसेस डोनेट कर दिए, जो कि आज हमें पूरी दीवारों में इस्लामी गैलरी के नज़र आता है। तो अगर हम इन पहले शोकेसों से स्टार्ट करें तो इन शोकेसों में आप देख सकते हैं कि जो मुग़ल दौर के जो मेटल वेयर रहा है, चाहे वो तांबा है या चांदी है या कांसी है, हमें बेहतरीन इस्तेमाल इन बर्तनों में नज़र आता है। साथ साथ जो टेक्निक्स उस दौर में इस्तेमाल की गई, एनग्रेविंग है और एम्बोस वर्क है, एनामल वर्क है, दमसिन वर्क है, बिजली का काम है, ये वो काम है जो कि अब मतरूक हो चुके हुए हैं। इनके ना तो बनाने वाले हमें मिलते हैं, ना ये फ़न ज़िंदा हैं और ना ये फ़न अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट जनरेशन में उस तरह मुंतकिल हुआ है। तो ये बड़ी एक यूनिक बर्तन है हमारे पास, जो कि मुग़ल और प्री मुग़ल दौर से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ख़ास हिस्ट्री बयान करते हैं उस दौर की, जब इनका भरपूर इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखें, अगले शोकेस में आपको एस्ट्रोलैब नज़र आएगा। एस्ट्रोलैब जो है एक बड़ी, अगर हम कहें कि मुसलमानों की जो साइंटिफिक इजादात में जो कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम्स का, उसकी बेहतरीन एग्जांपल है। क्योंकि एस्ट्रोलैब, जैसे कि आप इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एस्ट्रोनॉलजी से वर्ड निकला है, सितारों का इल्म। तो एस्ट्रोनॉलजी जो होती है वो सितारों का इल्म होता है। एस्ट्रोलैब भी जो है उसका मकसद यही सितारों का इल्म जानना ही होता है। इसके अलावा ये बड़ी मल्टी पर्पस डिवाइस थी। इसके ज़रिए रास्ता ढूंढना, डायरेक्शंस देखना, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट का पता लगाना, इसके अलावा दरिया के बहाव का पता लगाना, कुएं की डेप्थ का पता लगाना, बिल्डिंग की हाइट का पता लगाना, ये सब इस तरह की चीज़ें जो हैं। इसके अलावा जो आजकल फंक्शन है कैलेंडर का, जिसमें हम कैलेंडर से हम क्या देखते हैं, हम दिनों का, हफ्तों का, मंथ्स का, सालों का पता लगाते हैं। तो उस वक्त इस तरह के एस्ट्रोलैब के ज़रिए, इस तरह की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो है ये सारा इल्म जो था वो हासिल किया जाता था। और मुग़ल दौर में, ख़ास तौर में मुग़ल दौर की मैं बात करूँगा, क्योंकि उस दौर में जो लाहौर को बड़ी अहमियत हासिल रही है एस्ट्रोलैब मेकिंग के हवाले से। लाहौर बड़ा फेमस सेंटर रहा है एस्ट्रोलैब मेकर्स का और एस्ट्रोलैब मेकिंग में। अब तो खैर आपको ना तो कोई क्राफ्टमैन इसका मिलेगा, ना ही कोई एस्ट्रोलैब फंक्शनल मिलेगा आपको। हमारे पास एक दो यूनिक पीसेस हैं एस्ट्रोलैब के। इसके अलावा आपको एक दो पीसेस नेशनल म्यूज़ियम कराची में मिलेंगे, कुछ आपको दिल्ली म्यूज़ियम में मिलेंगे और कुछ आपको V&A म्यूज़ियम इंग्लैंड में मिलेंगे। लेकिन हमारे पास जो यूनिक पीस है उसका ताल्लुक भी लाहौर से ही है और वो प्योरली अकबर के दौर का बना हुआ एस्ट्रोलैब है। आगे देखते जाएँ तो आगे ये आप प्योर सिल्वर ज्वेलरी देख सकते हैं। ऐसी ज्वेलरी जो कि हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों में राइज रही है, चोलिस्तान में, डेरा गाज़ी ख़ान में, सदरन पंजाब में, कुछ अपर पंजाब में। तो ये डिफरेंट स्पेसिमेंस हैं ज्वेलरी के, जो किसी न किसी शक्ल में अभी तक जो आप उनको देख सकते हैं। और जो मॉडर्न डिज़ाइनर्स हैं, जो ज्वेलरी मेकर्स हैं, वो अभी तक इन स्टाइल्स को, इन डिज़ाइंस को कॉपी करते हैं अपनी मॉडर्न ज्वेलरी में। इसी तरह आगे कुछ सिल्वर के बर्तन हैं, कुछ दमासिन वर्क है जो कि बड़ा यूनिक है अपनी बनावट के हवाले से भी और अपने इस्तेमाल के हवाले से भी। अगर आप ऊपर भी थोड़ा सा देखते जाएँ तो ऊपर बेहतरीन सादकैन का काम, कैलीग्राफी आपको नज़र आ रही है और साथ में ये सूरत यासीन लिखी हुई है पूरी गैलरी के ऊपर। तो ये सादकैन साहब का एक बड़ा यूनिक काम है जो कि हमें इस गैलरी में नज़र आता है। उससे आगे आप आ जाएं तो इस्लामिक दौर में जो भी हथियारों का इस्तेमाल रहा, या तलवारें, चाकू, या जो भी उनकी आर्म्स एंड आर्मरी थी, जिसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त दमसिन का काम हुआ है, चाहे वो ढाले हैं, चाहे वो चाकुओं के दस्ते हैं, चाहे वो तलवारों के दस्ते हैं, तो उनके ऊपर आप देख सकते हैं कितना यूनिक काम है। इसको हम दमसिन वर्क बोलते हैं। इसी तरह आगे जैसे जैसे इस गैलरी को हमने एक थीम के तहत डेवलप किया है। पहले जो है वो हार्डर जो मटेरियल है, जैसे कि मेटल है, फिर ऐसा ऐसा वुड, फिर ऐसा ऐसा क्ले, लकड़ी, और फिर हम टेक्सटाइल में एंड पे आते हैं। यहाँ पे आपको कुछ आर्किटेक्चरल मटेरियल नज़र आ रहा है जो कि डिफरेंट मुग़ल मोनूमेंट से, इस्लामिक मोनूमेंट से उतारा गया, फिर फर्दर उसको हमारे लाहौर म्यूज़ियम गैलरीज में डिस्प्ले किया गया। इसी तरह अगर आप लोग इस्लामिक गैलरी में जो सबसे कदीम चीज़ है, जो सबसे पुरानी चीज़ है,
या जो चीज़ इस्लामिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट को इनिशली तौर पे रिप्रेजेंट करती है वो हमारे इस शोकेस में है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास भंभोर से ताल्लुक़ रखने वाली पॉटरी है। भंभोर वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी आमद के बाद जो इलाके या शहर आबाद किए उसमें भंभोर का नाम आता है। तो भंभोर से निकलने वाली जो नवादरात हैं, जो पॉटरी है, जो बर्तन हैं, वो आफ्टर पाकिस्तान जो एक्सकेवेशंस के नतीजे में सामने आते हैं वो हमने कोशिश की कि इस गली में रिप्रेजेंट किए जाएँ ताकि जो इस खित्ते में इस्लामी तारीख़ है उसके सारे पहलू वाज़ह हो सकें और वो शुरू से लेकर अब मौजूदा सदी तक हम जो है एक पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मुताला कर सकें कि कहाँ से इस्लामिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्टार्ट होता है या फिर कहाँ से इस्लामिक डायनेस्टी या इस्लामिक सिविलाइजेशन पाकिस्तान के एरिया में स्टार्ट होती है। तो ये जो पॉटरी आप देख रहे हैं जिसमें प्लेट्स हैं, मर्तबान हैं, बर्तन हैं, ये वो चीज़ें जो कि आज से 7वीं 8वीं सेंचुरी एडी में 7-8 सेंचुरी एडी में जिनका ताल्लुक़ भंभोर से रहा है और वो इस लिहाज से हमारी इस्लामिक पीरियड की पुरानी तरीन एंशिएंट तरीन साइट बनती है। इसके अलावा अगले शोकेसेस में आप देख सकते हैं जो बर्तन रखे गए हैं उच्च शरीफ से ताल्लुक़ है इन बर्तनों का। इन बर्तनों को ख़ासियत ये है कि ये इनको कागज़ी पॉटरी भी कहा जाता है, इनको गोल्डन पॉटरी भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि ये इंतहाई लाइट वेट होते हैं और इनका जो जिस मिट्टी इस्तेमाल की जाती है वो डेफिनेटली दरियाओं की चिकनी मिट्टी होती है और वो उस मिट्टी को इस्तेमाल करके चूँकि उसका रंग भी आफ्टर गुजरने के बाद और उसको मोल्ड करने के बाद उसका रंग भी ज़रा गोल्डन सा हो जाता है, तो इसको इसलिए इन बर्तनों को गोल्डन पॉटरी भी कहा जाता है और एक कागज़ी बर्तन भी कहा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ इनके लाइट वेट होने की वजह से। तो जो भावलपुर के पास एक छोटा सा शहर है अहमदपुर शर्किया, ये उस शहर की ख़ासियत है। ये बर्तन आपको गोल्डन पॉटरी आपको अहमदपुर शर्किया में ही बनते हुए मिलेगी और स्टिल अभी तक जो आर्टिसंस हैं, क्राफ्टमैन हैं, वो किसी न किसी शक्ल में, बेशक वो तौर से कम हो गए वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी भी उच्च शरीफ में और अहमदपुर शर्किया के सराउंडिंग एरियाज़ में ऐसे कितने ख़ानदान हैं जो कि इसी तरह की पॉटरी मेकिंग से वाबस्ता हैं और जुड़े हुए हैं। हमारे पास इस्लामिक गैलरी में बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है हमारी इस अहमदपुर शर्किया की पॉटरी की और बड़े पूरे पाकिस्तान से लोग आके इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं ब्लैक पॉटरी, इसका ताल्लुक़ चूँकि डायरेक्टली पाकिस्तान से तो नहीं है, जो साउथ इंडिया से इसका बेसिकली ताल्लुक़ है, लेकिन ये हमारे अगर हम पूरे सब कॉन्टिनेंट की पॉटरी वेयर की बात करें या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें या डिफरेंट रीजन्स ऑफ पॉटरी की बात करें तो हम ब्लैक पॉटरी को इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह अगले शोकेस में आप लोग देखें जो पाकिस्तान का खासा है मुल्तान के एरिए का या जनूबी पंजाब के एरिए का, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुल्तान और जनूबी पंजाब का इलाका है वो अपनी रोगनी टाइलों की वजह से नीली और टर्कोइज कलर जो इस्तेमाल इसमें किए जाते हैं उनकी वजह से अहमियत की हामिल है। ये कलर्स जो हैं आपको ये रोगनी टाइलें और रोगनी बर्तन, ये आपको ख़ास तौर पर टाइलें आपको जो मुल्तान में जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी लगी नज़र आएंगी। बेशुमार टाइलें वहीं से यहाँ पे लाई गई जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्डिंग्स गिर चुकी थी या उनके कुछ हिस्से गिर चुके थे। इसी तरह हमारे पास कुछ हाला के बर्तन हैं। हाला एक सिंध का इलाका है जो कि अपनी पॉटरी मेकिंग की वजह से बड़ा फेमस है, मशहूर है। तो ये हमने इस सेक्शन में कोशिश की है कि फ्रॉम 7-8 सेंचुरी एडी से लेकर अब मौजूदा दौर तक जितने भी ट्रेडिशनल पॉटरी यहाँ पे राइज रही है उसके जो बनने के तरीके या फिर जो मुख्तलिफ इकसाम राइज रही हैं उसको हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले किया है ताकि स्कॉलर्स, विजिटर्स, स्टूडेंट्स आएँ और उनको एक ही व्यू में एक ही जगह पे डिफरेंट रीजन्स की पॉटरी जो है वो पाकिस्तान की या सब कॉन्टिनेंट की वो नज़र आए और वो उसको स्टडी कर सकें।